आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई ये तो गजब ही टर्न अराउंड हो गया है। नेतन्याहू ने माफ़ी मांग ली, झुक गए हैं कतर के सामने। आपको क्या लगा? ओके, दशहरा कूपन कोड यूज़ करें क्योंकि हमारी नवरात्रि सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो भाई नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि आई एम सॉरी, पूरी कचौरी। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्लान लेके आए हैं जिसमें गाजा अब एक पीसफुल जगह बन जाएगा और एक मस्त जगह जहां पे आप जाइए छुट्टियां मनाइए। ठीक है, तो ये एक प्लान है, 20 पॉइंट का है। इससे पहले मेरा वही लेक्चर था, आई होप आपने देखा होगा। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। बॉल हमास के पाले में है कि ये अब छक्का मारते हैं कि आउट होते हैं, तो देखेंगे। हमास ने कहा है कि हमको थोड़ा वक्त दो और उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन मीनवाइल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मिले। डोनाल्ड ट्रंप तो ससुर ये कह दिए कि भैया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उसने गाज़ा के प्लान को बैक किया। वो तो बैक करेंगे ही करेंगे। कोई भी दोस्तों अगर गाज़ा का प्लान देखेगा तो उसमें ये साफ है कि हमास बचेगा नहीं। इसीलिए बहुत बड़ा डाउट है कि हमास मानेगा कि नहीं मानेगा। मेरे हिसाब से तो भैया हमास को मान लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। बेहतरी है यही है कि लोगों का भला हो, क्योंकि लिटरली 66,000 लोग मर चुके हैं। 1500 इसराइली जो हैं वो मारे जा चुके हैं, वो हमास ने मारा। तो हमास एक आतंकी संगठन, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लान है ये इसमें बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। ससुर पहले तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा गाज़ा को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन चलो, पाकिस्तान ने अमेरिका के प्लान को, यही प्लान ही था बेसिकली, इसलिए बुलाया भी था कि आप सपोर्ट करेंगे वरना तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो अब क्या है कि इसी दौरान फ़ोन लगाया जाता है अल थानी, जो कि प्रधानमंत्री हैं कतर के। बड़ा लंबा नाम है उसका, उनका वैसे। तो अब उनको फ़ोन लगाया गया और इजराइल ने बोला कि देखिए हम बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं आपसे, है ना, माफ़ी दे दीजिए हमको। हमने 9 सितंबर को जो 5 लोग मरे थे, भाई नेगोशिएशन चल रही थी युद्ध की, युद्ध रोकने की, और वहाँ पे इजराइल ने हमला कर दिया। और ये पहली बार हुआ था कि गल्फ़ स्टेट में इजराइल ने हमला कर दिया और उसमें एक जो है वो इजराइल जो कतरी ऑफिशियल है वो मारा गया, 5 और लोग मारे गए। अब यहाँ पे कतर फिर उसके बाद बोला कि ये तो ब्लेटेंट वायलेशन है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का। तो इजराइल ने बोला कि बहुत माफ़ कर दीजिए, आज तो अब तो ये कभी नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा, फ्यूचर में भी हम कोई भी हमला आपके ऊपर नहीं करेंगे। देयर विल बी नो अटैक्स। अब देखो ऐसा हुआ क्यों है, क्यों? देखिए एक बात समझिए। इजराइल ने साफ बोल दिया कि देखिए आप अल जजीरा आग क्या से ऑपरेट करता है, और अजीब बात है अल जजीरा ने ये आर्टिकल छापा है तो अल जजीरा जो है वो यहाँ से ऑपरेट करता है और आप एंटी इजरायली प्रोपेगेंडा चलाते हो, आप मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर। अभी मैंने आपको बताया था कि कतर जो है ऐतिहासिक तौर पे वो भी एक प्लेयर बनना चाहता है, तो उसने हर जगह की लीडरशिप को जो है वो शरण दी है। और ये बात सच भी है कि जो इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो प्रो पैलेस्टीन है, शरण दी। अब देखिए इसमें कोई बुरी बात क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ कि हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है, हर किसी को जीतना है। इजराइल को अपना जीतना है और कतर और बाकी मुस्लिम ये अपना जीतना, सब पॉलिटिक्स है। बस आप इतना ध्यान रखिए, ना यहाँ पे कोई किसी के साथ है ना कोई किसी के खिलाफ है। इसमें मरता कौन है? जो आम आदमी है, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही हो रहा है। अब जो है तो ये भाई माफ़ी मांग ली। अब अल थानी ने बोला था कि भैया माफ़ी पहले चाहिए, उसके बाद ही कोई टॉक्स होंगे, पहले माफ़ी मांगो और माफ़ी के बाद ही हम इसको। अब देखिए कतर का बहुत बड़ा रोल है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। इसीलिए हुआ है, क्यों कतर का रोल है? क्योंकि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप ये बैठती है। तो अगर कोई हमास को मना सकता है तो वो कतर है, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का गल्फ में सबसे बड़े बेसेस, और यहां तो 10,000 जो इनका बेस है, कतर में जो अमेरिका का बेस है वो सबसे बड़ा है, 10,000 अमेरिकी सोल्जर्स तैनात हैं। तो आप एक चीज समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बनाया है और कतर ने, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक जहाज भी दिया था गिफ्ट में, और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि ये प्लान फेल हो। तो पहली बात तो ये है कि बोला था कि नेगोशिएशंस तब शुरू होंगे जब ये माफ़ी मांगेंगे। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू ने माफ़ी मांग ली और अल थानी ने इसको बड़ा सपोर्ट भी किया कि अच्छी बात है भैया, आपके पीस एफर्ट्स को हम सलाम करते हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया भाई। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें इसराइल का बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए इसराइल को जो ये पीस डील ऑफर की जा रही है, इसमें पैसा जो है ना वो इसराइल का ही लगेगा, पैसा इसराइल लगाएगा। और यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम गाज़ा को रीडेवलप करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम पैसा लेके आएंगे, तो भाई अमेरिका में जो पैसा है और पूरी दुनिया में जो पैसा लगता है, बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे जॉर्ज सोरोस हो जाए, चाहे कोई भी हो, ठीक, माफ़ कीजिएगा कैमरा बार बार ऑफ हो जाता है, तो चाहे कोई भी हो,
ठीक है, पैसा यहूदी का है, यहूदियों का है। वो बचपन से ही उन्होंने सीख लिया है कि सर्वाइव कैसे करना है। और अगर आपको सर्वाइव करना चाहिए तो या तो आपके पावर होना चाहिए या फिर पैसा, पापा होना चाहिए, पावर या पैसा। तो दोनों हैं इजराइल के पास। पैसा उन्होंने मतलब शुरुआत से ही 10th 11th सेंचुरी से ही उन्होंने पैसे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था पूरी दुनिया में। वो पैसा ब्याज पे देते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आधुनिक बैंक्स हैं उनकी शुरुआत यहूदियों ने की थी, स्टॉक की ट्रेडिंग की शुरुआत यहूदियों ने की थी, है ना। तो ये इंटेलेक्चुअल पावर है। तो पैसा तो यहूदियों का ही है। तो भाई एक बात बताइए, इजराइल तो यही चाहते ही है। देखिए, अगर आपको किसी भी एरिया को खत्म करना, उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दो। जैसे चाइना क्या करता है, मैं आपको चाइना के बारे में बताता हूँ। चाइना जो है आज क्यों बगराम बेस अमेरिका को चाहिए, इसलिए चाहिए बगराम बेस अमेरिका को क्योंकि वहां से चाइना 60-70 किलोमीटर दूर है, जो जिनजियांग प्रोविंस है। और जिनजियांग प्रोविंस में इनकी पूरी एनर्जी चलती है। यहाँ पे जितने मुस्लिम्स हैं उनको बैन किया है, मुस्लिम को सबको खत्म करके हान चाइनीज को बड़ा, हान चाइनीज जो मेन है वहाँ पे, जो मेन पॉपुलेशन है उनको यहाँ पे बसा दिया है। ठीक है, तिब्बत में भी सेम काम किया इन्होंने, तिब्बतन्स को भगा के हान चाइनीज यानी कि डेमोग्राफी बदल दी है। ठीक है, इजराइल भी यही काम करता है कि अगर किसी एरिया को चाहिए, उसने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यही इसी तरीके से उसने फिलिस्तीन को हथियाया था कि वहाँ पे ज़मीनें खरीद के इजराइलियों को, यहूदियों को बसाना शुरू करो। अब इजराइल के पास बहुत अच्छा मौका है कि इसमें देखो पीस भी हो जाएगा, लोग भी खुश हो जाएंगे, हमारा पैसा भी लग जाएगा, और बिना कुछ किए हुए देखो दिखा, हमने ताकत तो दिखा दी। और ये नेतन्याहू ने बोला है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, हार्ड वे है, हम खत्म कर देंगे सब कुछ। और इजराइल ने ये दिखा दिया कि वो रुकेगा नहीं साला, वो बढ़ता जाएगा आगे, चाहे जो भी हो, आप उसको कितना भी गाली दे दें। तो भाई अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इससे कुछ होना नहीं है, जान बचेगी तो लड़ाई आगे लड़ लेंगे, वरना अभी तो बस यही है कि जान बचाओ किसी तरीके से। ठीक है, खाना के इंतजाम किया जाए। तो इजराइल बहुत खुश है। तो इजराइल का फायदा इसी में कि वो माफी मांग ले, तो इसीलिए उसने माफी मांग ली कि अरे यार चढ़े यार, है ना, पीठ पीछे तो हंस रहा होगा, लेकिन ऐसा ना कि चलो कोई बात नहीं यार, होता है, ठीक है, मार दिया, कोई इतना नुकसान तो हुआ नहीं, एक बिल्डिंग ही तो दोबारा हम बनवा देंगे, अब चलो लड़ाई माफ करो। तो ये प्लान्स हैं इजराइल के। ठीक है, हर एक चीज में कुछ भी होता है ना, उसके पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है, रिसोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व होता है, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, कि मुझे कहां से कितना मिल जाएगा, कितना फायदा है, मेरे लोगों को कितना फायदा है, और पर्सनल लेवल पे मुझे भी कितना फायदा है। बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए और वो हार जाए तो वो जेल जाएंगे सीधा। बेंजामिन नेतन्याहू जीतेंगे नहीं, वो जेल में होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, याद रखिएगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दशहरा सेल हमारी लाइव है। थैंक यू सो मच।